हेलो गाइस, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि काफी सुपर हिट जाने वाला है। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस वीडियो को आप जरा भी स्किप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें यहाँ पर एक वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोगों के अलग अलग से इंटरव्यूज चल रहे थे और स्टार्टिंग में ही हमें अपनी मूवी का प्यारा सा कपल दिखाया जाता है जिसमें से हमारा मेन हीरो तो होंग वू और उसके साथ उसकी वाइफ यानी कि हालिन थी। तो हू वोंग यहाँ पर अपने इंटरव्यू में बताता है कि हमारी शादी सेंचुरी की सबसे बेस्ट शादी थी क्योंकि कोरिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज और सबसे अमीर आदमी के वारिसों ने आपस में शादी की है और हम दोनों अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं और हमारी मैरिड लाइफ ऐसी गुजर रही है कि लगता ही नहीं कि हमारी शादी को 3 साल गुजर चुके हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें उन दोनों के आपस में गुजारे हुए काफी हैप्पी मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से देखने में तो ये पता चलता है कि ये दोनों काफी हैप्पीली कपल हैं। तो होंग वू यहाँ पर अपने इंटरव्यू के दौरान उन लोगों को और भी बताता है कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्वीन के साथ शादी करके कैसी फीलिंग आती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक दुनिया की सबसे प्यारी क्वीन के साथ शादी करके मैं अपने आप को खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ क्योंकि जिस लड़की के साथ मैंने प्यार किया आखिर उसी के साथ तो मेरी शादी हो गई है और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। साथ में वो अपनी प्यारी सी स्माइल भी दिया जा रहा था। अब दूसरी तरफ हम लोग हेलिन को भी देखते हैं कि सेम टाइम में उसका भी इंटरव्यू चल रहा था और वो साथ में टेबल पे खड़ी हुई एप्पल काट रही थी और साथ में वो इंटरव्यू दे रही थी और वो सभी लोगों को ये बता रही थी कि हमारे बारे में काफी ज्यादा गॉसिप की जा रही है कि होंग वू ने सिर्फ मेरे पैसे की खातिर मुझसे शादी की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था। बट आई एम श्योर कि वो सभी के सभी रूमर्स और वो सभी बातें आज के दिन खत्म होने वाली हैं क्योंकि अब मैं अपना फेस रिवील करने जा रही हूँ। अब होंग वू से यहाँ पर इंटरव्यूअर उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछता है तो वो उन्हें ये बताता है कि हम लोगों की जिंदगी भी नॉर्मल मैरिड कपल्स की तरह है। हम दोनों सुबह साथ में उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके अलावा हम दोनों साथ में ऑफिस भी जाते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर आगे चल के हमें पता चलेगा कि उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और वो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बेडरूम्स में सोया करते थे और इसके अलावा एक ही टेबल के कॉर्नर्स पे बैठ के ब्रेकफास्ट किया करते थे और ऑफिस भी वो दोनों अलग अलग ही जाया करते थे। यहाँ तक कि ऑफिस में भी उन दोनों के डिपार्टमेंट्स बिल्कुल ही अलग थे। हेलिन तो यहाँ पर क्वींस डिपार्टमेंट की सीईओ ही थी जबकि होंग वू यहाँ पर लीगल डिपार्टमेंट के हेड यानी कि वो एक लॉयर थे। अब ये सभी बातें बताते हुए होंग वू यहाँ पर थोड़ा उदास तो हो जाता है लेकिन इंटरव्यू के सामने वो अपनी फेक स्माइल लाते हुए कहने लगता है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी ज्यादा खुश हूँ। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर हेलिन इंटरव्यूअर को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि 5 साल पहले ही मैं चाइना आई थी और उस वक्त मैं एक ट्रेनी के तौर पे अपने ही ऑफिस में मैंने काम किया ताकि मैं सभी लोगों का बिहेवियर जान सकूं क्योंकि उस वक्त मुझे कोई भी नहीं जानता था और ना ही कोई मेरी आइडेंटिफिकेशन से वाकिफ था। और वो मजीद भी बताती है यहाँ तक कि मुझे प्रिंटर ऑन करना भी नहीं आता था लेकिन मैं उसे लात मार के ठीक करने लगी थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर होंग वू आ जाता है और मेरी हेल्प करता है और इसी तरह से ऑफिस के काफी ज्यादा कामों में जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पर होंग वू फौरन से आ जाता था और मेरी हेल्प कर देता था। और इसी वजह से मुझे ये समझने में ज्यादा देरी नहीं लगी कि होंग वू मुझसे फ्लर्ट कर रहा है और मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो बार बार मेरी मदद करने के बहाने मेरे आसपास से गुजरता रहता है। जबकि दूसरी तरफ होंग वू भी अपनी पहली मुलाकात के बारे में यही बताता है कि जब हेलिन हमारे ऑफिस में आई थी तो उसे प्रिंटर ऑन करना भी नहीं आता था लेकिन मुझे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो इसको लात मारते मारते अपनी लात न जख्मी कर बैठे, इसीलिए मैं फौरन से उसकी मदद के लिए पहुंच गया और इसी तरह से उसको जब भी मदद की जरूरत होती थी तो मैं उसके थोड़ा पास होता गया। और होंग वू उन लोगों को ये भी बताता है क्योंकि वो एक न्यू ट्रेनी थी इसीलिए उसे हमेशा ही मदद की जरूरत रहती थी और सब लोग उसके बारे में गॉसिप करते थे क्योंकि कोई भी उसकी असल आइडेंटिफिकेशन नहीं जानता था। अब उसी तरफ होंग वू एक दिन हालिन से कहता है कि तुम्हें अब गलतियां करना बंद करना होगा और तुम्हें अच्छे तरीके से काम सीखना होगा क्योंकि इस तरह तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो हालिन ने उसे कहा था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता लेकिन होंग वू उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम यहाँ से निकाली गई तो दूसरी कंपनी वाले भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो होंग वू यहाँ पर उसे ये भी बताने लगता है क्योंकि जब भी कोई तुम्हें डांटता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे दिल से बुरा फील होता है। तो हालिन भी काफी स्टाइल से उसके पास आके उसे कहने लगती है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों होता है और जब भी कोई मुझे डांटता है तो तुम्हें इस बारे में बुरा क्यों लगता है, जरा सोच के मुझे इस बात के बारे में जरूर बताना। अब उसकी बात सुन के तो होंग वू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसी वक्त अगले ही सीन में यहाँ पर हालिन अपने ड्राइवर को कॉल करके बुलाती है लेकिन बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से होंग वू उसे अपनी अम्ब्रेला ऑफर करता है। तो होंग वू से कहने लगता है कि तुम ये अम्ब्रेला ले सकती हो क्योंकि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो हालिन उसे कहने लगती है कि अगर कोई मेरी इंसल्ट करे तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता और अब मुझे प्रॉब्लम में देख के भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्या तुम मुझे इसके पीछे की बात बताना चाहोगे। अब यहाँ पर होंग वू उसके साथ खुल के बात करता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पहले बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। तो होंग वू यहाँ पर उसे बताना शुरू करता है कि मैं सियोल यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ
और इसके अलावा मेरा घर योंगड्यू टाउन में है और वहाँ पर मेरी पूरी फैमिली रहती है और हमारा गांव एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल गांव है और हमारी फैमिली भी काफी रिस्पेक्टेड फैमिली है। और इसके अलावा हमारे पास 35 काउस भी हैं जो कि हमारी अपनी मलकियत है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, इसलिए मुझे हमेशा रेंट पे भी नहीं करना पड़ता। तो होंगवू से कहने लगता है कि ये सब बताने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे पास काफी ज्यादा सेविंग्स भी हैं। तो हालिन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो होंगवू उसे कहना चाहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ हमेशा जॉब करे, और अगर तुम्हें इस कंपनी वालों ने निकाल भी दिया तो तुम मेरे साथ हाउसवाइफ बन के रह सकती हो और इसके अलावा तुम्हें जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा खर्चा मैं अकेला ही बर्दाश्त कर लूंगा। अब हेलिन उसकी सारी बातें सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि हालिन उसे कुछ कहने लगती, वो उसके हाथ में अपना अम्ब्रेला देता है और उसे कहने लगता है कि अपना ख्याल रखना और बारिश में कहीं भीग न जाना। और अगर मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है उस बात का जवाब देने के लिए तुम्हें कोई ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं, तुम इजी हो के भी मुझे इस बात का आंसर कर सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो हालिन यहाँ पर स्माइल करती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो बारिश के अंदर ही वहाँ से चला जाता है और अपनी अम्ब्रेला तो उसी को दे देता है। अब ये देखते हुए तो हालिन ही दिल में उससे प्यार करना शुरू कर देती है और उसके बाद दोबारा फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेलिन इंटरव्यूअर्स को अपनी पहली मुलाकात के बारे में और भी डिटेल से बताती है और उन्हें बताने लगती है कि इसी तरह से हम दोनों अक्सर डेट किया करते थे और हमारी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी, लेकिन जैसे ही होंगवू को मेरी असल आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता चला उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और वो यहाँ से अपने होम टाउन चला गया और उसके बाद उसने मेरी कॉल्स भी लेना बंद कर दिया था। अब यहाँ पर हेलिन अपने पास में फिर से बताती है कि जब होंगवू ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था तो एक दिन मैंने उसको कॉल की और फिर हम होंगवू को देखते हैं जिसके मोबाइल पर हाइलिन का मैसेज आता है कि बाहर आओ। जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। हेलिन उस हेलीकॉप्टर में बैठ के उसके गांव पहुंच चुकी थी और वो हेलीकॉप्टर सीधा खेतों में लैंड हुआ था, जिसको देख के वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। अब होंगवू ने जैसे ही वहाँ पर हालिन को देखा तो हालिन वहाँ से जोर से आवाज देती है कि क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो होंगवू भी जल्दी से भाग के उसकी तरफ जाता है और उसे हग कर लेता है। जबकि प्रेजेंट सीन में हम लोग होंगवू को देखते हैं कि वो अपने इंटरव्यूअर्स को ये बता रहा था कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हालिन आसमान से उतरी हुई कोई परी है जो कि सीधा मेरे आंगन में आ चुकी है और उस वक्त वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी थी। तो इंटरव्यूअर उसे कहने लगता है कि इसका मतलब कि वो आपको अब प्यारी नहीं लगती, लेकिन इस बात पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे बताने लगता है कि नहीं, वो मुझे अब भी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम दोनों एक बहुत ही अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। अब होंगवू यहाँ पर ये सब बताते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और उसकी शक्ल से भी साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, अब ये सब कुछ तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम लोगों को होंगवू के कुछ कोलीग्स जो कि उसके लॉ कॉलेज के फ्रेंड्स भी थे, वो दोनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे कि होंगवू अपनी वाइफ को डिवोर्स कर रहा है और होंगवू ये चाहता है कि हम लोग उसके अटॉर्नी बन के उसका केस फाइट करें, लेकिन दरअसल वो कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो सब लोग ही क्वीन इंडस्ट्री से काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप से पंगा लिया वो हमेशा ही बर्बाद हो गया है, क्योंकि क्वींस ग्रुप इस चाइना का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ कंपनीज माना जाता था। तो एक दोस्त कहने लगता है कि होंगवू अपना केस खुद भी तो लड़ सकता है, जबकि दूसरा दोस्त उसे कहने लगता है मुझे तो इस बात की समझ ये नहीं आ रही क्या है ये डिवोर्स चाहता क्यों है, क्योंकि होंगवू तो हालिन के साथ एक ड्रीम लाइफ स्पेंड कर रहा है। चाइना की सबसे ज्यादा अमीर और खूबसूरत लड़की के साथ उसकी शादी हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हालिन को देखते हैं जो कि ऑफिस में आती है और अपनी असिस्टेंट से ऑफिस के बारे में डिटेल्स लेना स्टार्ट करती है और वो ये पूछने लगती है कि क्या मुझे 1 ट्रिलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से इनविटेशन आया है या नहीं। तो उसकी असिस्टेंट बताने लगती है कि हमें इनविटेशन नहीं आया क्योंकि हमारी मंथली सेल 9 बिलियन ट्रन्स की है। तो हालिन उसे कहने लगती है कि ये इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं कि उन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया। अब उसी वक्त यहाँ पर हालिन अपनी असिस्टेंट के साथ ये डिसाइड करती है कि जिन ब्रांड्स के साथ हमें अच्छी कंपनीज की सेल नहीं आ रही मैं उन तमाम ब्रांड्स को बंद कर दूंगी क्योंकि उनकी अच्छी सेल्स नहीं जा रही। उसी वक्त हालिन यहाँ पर एक लीगल टीम को बुलाती है और उनसे ये कहने लगती है कि जिन ब्रांड्स की अच्छी सेल नहीं हो रही मैं उन सभी ब्रांड्स को बंद करना चाहती हूँ, लेकिन डायरेक्टर उसे बताने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते और हम किसी भी ब्रांड्स को इस तरह से अचानक बंद नहीं कर सकते। तो हालिन उनसे पूछने लगती है कि आपको ये सब किसने बताया। तो वो कहने लगते हैं कि होंगवू ने। उसी वक्त वो अपने असिस्टेंट को भेजती है कि होंगवू को मेरे ऑफिस में बुलाया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर होंगवू एक मीटिंग में बैठा हुआ था। उसी वक्त उसकी असिस्टेंट जाके उसे कहने लगती है कि मैम हालिन आपको बुला रही है और वो उनसे कहने लगता है कि मैं भी मीटिंग में बिजी हूँ, लेकिन असिस्टेंट उसे कहने लगती है कि वो काफी गुस्से में आपको वहाँ पर बुला रही है। अब होंगवू तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्या करता, उसे तो वहाँ पर जाना ही पड़ा। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो हालिन उसे कहने लगती है कि आखिर आप मुझे बता सकते हैं कि जिन ब्रांड्स की रीसेल नहीं हो रही हम उन्हें बंद क्यों नहीं कर सकते। तो होंगवू उसे बताने लगता है कि उन ब्रांड्स ने काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं और न्यू रूल्स के मुताबिक हम लोग उनको इस तरह से बंद नहीं कर सकते। तो हालिन कहने लगती है कि उन सभी ब्रांड्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो। तो होंगवू उसे बताने लगता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो होंगवू से कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि क्या मैं अपनी पावर
पावर्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो होंगवू से कहने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो हालिन कहने लगती है कि दरअसल जिन ब्रांड से हमें फायदा नहीं भी हो रहा उन्हें भी हम अपने साथ ही रखें, ऐसा हम क्यों करें, इस तरह से तो हम अपनी कंपनी को नुकसान में लेके जाएंगे। तो होंगवू से बताने लगता है कि दरअसल सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से वो अपनी सेल्स को ज्यादा बढ़ा नहीं पाते। जब उनकी एडवर्टाइजमेंट ही ज्यादा नहीं होगी तो अपनी सेल्स को किस तरह से बढ़ा पाएंगे, और इसीलिए अगर हमने उन ब्रांड्स को बंद करने की कोशिश की तो सारा केस उल्टा हमारे खिलाफ ही जाएगा। इवन यहाँ तक भी हो सकता है कि वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं जिसकी वजह से हमारी काफी ज्यादा बदनामी भी हो सकती है। तो होंगवू से कहने लगता है इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि हमें उनकी रीसेल में उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हम उनके ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट कर सकें, और उनके ब्रांड्स प्रमोट होंगे तो इससे हमें ही फायदा होगा। तो हालिन उसे कहने लगती है कि मिस्टर होंगवू, क्या मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी है? इसीलिए मैंने आपको बस ये कहा है कि आप इन ब्रांड्स के खिलाफ लीगल एक्शन जारी करें। अब यहाँ पर होंगवू को गुस्सा तो काफी आता है लेकिन वो यस मैम कह देता है, और उसके बाद वहाँ से हालिन चली जाती है। और उसके बाद जैसे ही होंगवू लिफ्ट में आता है तो हालिन भी लिफ्ट में आ जाती है। तो यहाँ पर हालिन उसे कहने लगती है कि तुम्हें इस बात की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है कि तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा। तो होंगवू उसे कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, मैं काफी दिनों से तुम्हारे साथ बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए नीचे मुझे लाउंज में आके मिलो। अब होंगवू वहाँ पर बैठा रहता है। पहले शाम होती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन हालिन उसे मिलने के लिए वहाँ पर नहीं आती। अब उसके बाद यहाँ पर हम होंगवू को देखते हैं जो कि टेबल के ऊपर बैठा हुआ अपने डिवोर्स पेपर साइन कर रहा था। अब होंगवू यहाँ पर डाइवोर्स स्टेटमेंट निकाल रहा था। उसी वक्त उसके मोबाइल पे हालिन का मैसेज आता है जो कि उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो। होंगवू उसे बताता है कि अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं घर पे आ चुका हूँ। तो हालिन भी उसे कहती है कि फैमिली मीटिंग के लिए बाहर लाउंज में आ जाओ। अब होंगवू बाहर फैमिली मीटिंग के लिए नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी उसको हालिन के मैसेज की वजह से बाहर जाना ही पड़ता है क्योंकि बाहर हालिन के पेरेंट्स और उसका भाई बैठा हुआ था। अब जैसे ही होवंग वहाँ पर आता है तो उसकी मदर उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर काफी लेट आए हो। तो हालिन कहने लगती है कि मैंने इसे मैसेज ही काफी लेट किया था। तो हालिन की मदर जो कि देखने में काफी स्ट्रिक्ट लग रही थी वो उसे कहने लगती है कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसे रिमाइंडर देने की जरूरत थी क्योंकि ये तो हमारे घर की एक फैमिली मीटिंग है, इसीलिए इसे टाइम पर यहाँ मौजूद होना चाहिए था। तो होंगवू उन लोगों को सॉरी कहता है और उसी वक्त वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम लोगों का आज इंटरव्यू था, तुम लोगों ने कॉन्फ्रेंस के सामने अपने बारे में बताना था, तो वो तुम लोगों का कैसा रहा। तो वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की उन लोगों को बताने लगती है कि ये बस इनकी डेली लाइफ रूटीन के बारे में एक सिंपल सा इंटरव्यू था। तो उनका फादर उन्हें कहने लगता है कि इन लोगों की डेली लाइफ के बारे में बात करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों था, ये कोई सेलिब्रिटीज थोड़ी ना है। अब वहाँ पर हालिन का भाई भी अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और वो उनसे कहने लगता है कि इन लोगों का इंटरव्यू लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि लास्ट ईयर इन लोगों ने सेपरेट होने की बात की थी और लोगों के दरमियान इन लोगों की सेपरेशन की बात चल रही थी। इसी वजह से सभी लोग जानना चाहते थे कि इन लोगों की जिंदगी अब कैसी चल रही है। और इसके अलावा भी ये लोग अपनी वर्क प्लेस पे एक दूसरे से आर्ग्यू करते नजर आते हैं और ये लोग कभी भी एक दूसरे को स्माइल पास नहीं करते और ना ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। तो उसका भाई भी ये बताने लगता है कि हाँ, इसने ऑफिस में आज भी हालिन के साथ आर्ग्यू किया था। अब यहाँ पर होंगवू तो बिल्कुल ही चुप था जबकि हालिन अपना ग्लास जोर से प्लेट में रखती है। इससे उसके भाई को ये सिग्नल मिलता है कि अब उसे चुप रहना चाहिए। तो उसका भाई उससे बाकी सभी ब्रांड्स के कमीशन के बारे में पूछने लगता है तो होंगवू उसे बताने लगता है कि उन सब की अपनी एक अलग जस्टिफिकेशन है। अब उसी वक्त हालिन की मदर टॉपिक चेंज करते हुए उन्हें कहने लगती है कि अब तुम दोनों को एक बच्चा क्रिएट कर लेना चाहिए ताकि तुम लोग अपनी फैमिली आगे बढ़ा सको। और होंगवू, तुम्हें बच्चे के पैदाइश के फौरन बाद MBA करने के लिए दूसरी स्टेट जाना होगा और मैंने हालिन के लिए ऑलरेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है ताकि लोगों के मुंह बंद करवाए जा सके। तो यहाँ पर होंगवू कहता है कि आप जानती है कि मैं डिग्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हालिन की मदर उसे सख्ती से कहने लगती है कि तुम इस बात का फैसला नहीं कर सकते, इस बात का फैसला मैं करूंगी कि तुम्हें अब क्या करना है। अब ये बात सुन के तो वो खामोश हो जाता है। उसके बाद उसके फादर बताने लगते हैं कि नेक्स्ट ईयर मुझे मई में मिलने के लिए सोबिन को भी जाना है। तो वो पूछने लगते हैं कि सोबिन कौन है। तो उसके फादर बताने लगते हैं कि सोबिन हमारी नेक्स्ट होने वाली डॉटर इन लॉ है। अब ये बात सुन के वो सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उसके फादर उन लोगों को बताने लगते हैं कि उसका पूरा नाम उसकी मदर के सरनेम के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर हालिन का भाई उसे कहने लगता है लेकिन जब मेरी वाइफ ने अपनी सरनेम को कंटिन्यू करने की बात की थी तब आपने रिफ्यूज कर दिया था। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि ये बात अब काफी ज्यादा ओल्ड फैशन हो चुकी है, इसलिए अब की दफा जिस तरह से नेम्स को मैं कंटिन्यू करूंगा उसी तरह नेम्स को कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने कप उठाते हैं और वो चाय पीना शुरू कर देते हैं और फैमिली मीटिंग किसी तरह से कंटिन्यू रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग हालिन को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। उसी वक्त होंगवू भी उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। अब हालिन एकदम से होंगवू की तरफ टर्न करती है तो होंगवू से कहने लगता है कि मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम्हारी मदर ये चाहती है कि हम लोग एक बच्चा पैदा करें। तो हालिन उसे कहने लगती है कि अगर बच्चा पैदा करना जरूरी है तो मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं, तुम मेरे पास आ सकते हो और हम एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे लोगों को दे देंगे कि वो बच्चा पालते फिरें और इसमें इतनी बड़ी कोई मसले वाली बात भी नहीं है और उसके बाद तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए भी जा सकते हो।
लेकिन कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं भी तुम्हारे साथ फॉरेन कंट्री चलूंगी। तो होंगवू से कहने लगता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी। होंगवू उसकी बात सुन के एकदम से शॉक रह जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या बच्चा पैदा करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? तो वो कहने लगती है कि हाँ, सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है। अब उसी वक्त यहाँ पर हालिन के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और वो होंगवू को रुकने के लिए कहती है और वो उस कॉल को अटेंड कर लेती है। और हालिन उन्हें कॉल पे कह रही थी कि मेरी परमिशन के बगैर तुम लोग किसी भी काम को नहीं कर सकते और तुम्हें इस बात के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा इंटरव्यू में इस बात को भी मेंशन करो कि वो SNU यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। अब ये कहकर हालिन कॉल काट देती है तो होंगवू उसकी तरफ गुस्से से देख के उसे कहने लगता है कि तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकती और लोगों के सामने प्रिटेंड करना बस करो और मैं आइंदा के बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो हालिन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैं इसको बंद किस तरह से कर सकती हूँ, जबकि ये तो एक मैरिड कपल के बारे में बात हो रही है और हम दोनों शादीशुदा हैं। तो होंगवू को उसकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे कहने लगता है अगर तुमने इंटरव्यूज देने ही थे तो फिर लोगों को अपने बारे में सच बताओ, उन्हें झूठ मत बोलो, उन्हें ये बताओ कि हम लोग किस तरह से रहते हैं और हमारे दरमियान जो प्यार है वो सब एक झूठ है। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और हालिन वहीं की वहीं ही खड़ी रह जाती है। अब होंगवू के जाते ही वो अपने मोबाइल के ऊपर दोबारा फिर से कॉल करती है और उन्हें कहने लगती है सबसे पहले मुझे फोटो सेंड करो, मैं उनमें से सेलेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ हम होंगवू को देखते हैं जो कि गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। उसके सामने उसके सभी मुलाजिम सर झुकाए खड़े हुए थे। अब दूसरी तरफ हम लोग हालिन के भाई सोचूल को देखते हैं जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुम्हें इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाहिए, लेकिन याद रखना कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि इस काम के लिए मैंने तुम्हें 200 यौन दिए हैं। अब उसी वक्त पीछे से हालिन आ जाती है और उसके सर के ऊपर कुछ दे मारती है और वो गुस्से से पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है और उसे कहने लगता है कि आखिर मैंने तुम्हें बोला क्या है। तो हालिन उसे मारते मारते रुक जाती है और हालिन उसे कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह से कैसे बोल सकते हो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है, इसलिए अगर आइंदा के बाद तुमने मेरे हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो अपने भाई को काफी ज्यादा मारती है। तो उसका भाई उसे कहने लगता है कि मैं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके बाद वहाँ से हालिन चली जाती है। अब उसका भाई जैसे ही वो जाती है तो पीछे से बोलना शुरू कर देता है कि खुद तो हर वक्त अपने हस्बैंड को डांटती रहती है और उसके बारे में बुरा भला बोलती रहती हो, लेकिन अगर कोई उसके हस्बैंड के बारे में कुछ बोले तो ये उसको मारना शुरू कर देती है। मेरी बहन तो सीरियसली बहुत ही बड़ी साइकोपैथ है। अब यहाँ पर हालिन भी ये बात सुन लेती है और चलते चलते रुक जाती है। तो उसका भाई कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा। अब दूसरी तरफ हम लोग होंगवू को देखते हैं जो कि बॉल के साथ खेल रहा था और उसके बाद हम उसे देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। तो यहाँ पर उसका दोस्त उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एक दफा दोबारा फिर से डाइवोर्स के बारे में रिकंसिडर करना चाहिए और तुम्हें अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली रहना चाहिए। अब होंगवू का झुका हुआ सर देख के उसका दोस्त उसे पूछने लगता है कि क्या तुम रो रहे हो? तो वो उसे कहने लगता है कि मैं रो नहीं रहा। तो होंगवू से कहने लगता है कि जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो क्या मैं क्यूट लगता हूँ? तो उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि अब ये तुमसे किसने कहा? तो वो कहने लगता है कि ये मुझे हालिन ने बोला कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता हूँ और मेरे मूव्स भी काफी ज्यादा क्यूट हैं। मैं उस दिन के लिए बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ जब मैंने उसे अपने ब्यूटीफुल मूव्स दिखाए। अब ये कहकर वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है और उसे कहने लगता है कि पता नहीं कौन सा ऐसा बुरा दिन था जिस दिन मैं उसे क्यूट लगा और उसके बाद हमारी शादी हो गई और अब मुझे अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो उसका दोस्त उसे कहने लगता है कि तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है, मेरी बीवी मुझे कब से फोन कर रही है कि मैं बेटे के डायपर लेके घर पहुंचूं, इसलिए उठो यहाँ से और अपने घर जाओ। तो होंगवू रोते रोते उसे कहने लगता है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता और ना ही मेरा दिल चाहता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि अभी मैं ड्रंक हूँ और उसके साथ मैं क्यूट भी लग रहा हूँ। मैं अपने टाउन में बहुत ज्यादा खुश रहा करता था और वहाँ पर मैं एक बहुत ही ज्यादा क्यूट इंसान हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरी सारी जिंदगी ही जंड होके रह गई है। अब होंगवू यहाँ पर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। तो उसके फ्रेंड को भी उस पर काफी प्यार आता है, तो वो उसके सामने बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम किसके साथ जाओगे? तो वो सामने बैठे हुए लड़कों की तरफ इशारा करता है कि मैं उन लड़कों से हेल्प ले लूंगा। तो उसका फ्रेंड भी उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि लड़कियां हमेशा ऐसी ही होती है, मेरी वाइफ का मूड भी हमेशा रोलर कोस्टर जैसा रहता है, अगर मुझे डायपर ना मिला तो वो मुझे मार देगी। तो होंगवू से कहने लगता है कि जाओ यहाँ से चले जाओ और अपने डायपर्स लो और अपने घर जाओ। अब ये कहकर वो दोबारा फिर से रोना शुरू कर देता है। तो उसका फ्रेंड भी बेबस होकर उसके पास ही बैठा रहता है। उसके बाद होंगवू वहाँ से उठता है और मेन रोड के ऊपर चलना शुरू कर देता है और जोर जोर से गाना शुरू कर देता है कि कौन पागल कहता है कि प्यार खूबसूरत होता है, प्यार कभी भी नहीं करना चाहिए, प्यार एक बहुत बड़ा अजाब है और शादी तो उससे भी बड़ा अजाब है। और उसके पीछे दो लड़के भी आ रहे थे और वो गुस्से से उन्हें भी कहने लगता है कि अब तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो जबकि मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। उसी वक्त वो रोड पे चिल्लाते चिल्लाते वहाँ पर जोर से रोना शुरू कर देता है, किसी तरह से लड़खड़ाते जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है। तो वो आते ही हेलिन के बेडरूम की तरफ जाना शुरू करता है और दूसरी तरफ हेलिन को भी इस बात का पता चल जाता है कि वो आ चुका है। अब दोनों ही दरवाजे के एक दूसरी तरफ खड़े हुए थे और वो दोनों ही दरवाजा खोलना चाह रहे थे।
अब दोस्तों देखने से तो ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक इतनी बड़ी और गहरी दीवार खुद चुकी थी जिसकी वजह से वो दोनों अब एक दूसरे को नहीं बुलाते थे। अब वो दोनों काफी देर तक एक दूसरी तरफ खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं बुलाता और ना ही कोई दरवाजा खोलता है। और उसी वक्त होवुंग भी अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। अब हालिन भी यहाँ पर वापस आके अपने बेड पे बैठ जाती है और लैपटॉप के ऊपर होवुंग की फोटोज देख रही थी जिसमें वो इंटरव्यू दे रहा था और काफी क्यूट लग रहा था। अब अगली सुबह हम लोग होवुंग को देखते हैं कि वो अपने अटॉर्नी में आता है। उसी वक्त उसे देख के सभी लॉर्ड्स आपस में बातें कर रहे थे कि वो देखो क्वींस फैमिली का दामाद आ चुका है, जबकि इसको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है क्योंकि किसी का घर दामाद बन के रहना बहुत ही जलालत वाली बात होती है। अब ये कहते हुए वो सभी लोग उस पर तंजिया मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात का भी कोई जवाब नहीं देता और चुप करके वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही होंग वो जेल में आता है तो उसके सामने एक ओल्ड लेडी बैठी थी जो कि उसे कह रही थी कि शादी एक बहुत ही बड़ा अजाब है, इसलिए मैंने अपने तीनों हस्बैंड्स को मार दिया। तो होंगू उसे कहने लगता है कि आप डाइवोर्स भी तो ले सकती थी, उसके लिए उन्हें मारना क्यों जरूरी था। तो वो उसे कहने लगती है कि डाइवोर्स एक बहुत ही बड़ा मैस होता है, डाइवोर्स में आपको काफी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, जबकि इसी तरह से मुझे बहुत ज्यादा इजी रह गया। अगर मैं अपनी खुशी में और शादी में किसी एक चीज को चुनूं तो मैं हमेशा ही अपनी खुशी को चुनूंगी। तो होंगवू भी उसे कहने लगता है कि मैं भी। तो वो उसे कहने लगती है कि क्या कह रहे हो, लेकिन फिर वो उसे कहने लगती है कि देखो मेरे सर के बाल यहाँ पर है कि व्हाइट हो गए हैं, इसीलिए तुम जल्दी से मुझ पे मेहरबानी करो और मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी देर हो चुकी है और वैसे भी मेरी मदर की मेमोरियल सर्विस आने वाली है और मेरे फादर इन सब चीजों को सेटल डाउन कर लेंगे, इसीलिए तुम जल्दी से मेरा पेपर वर्क कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि मीडिया में बता रहा था कि यहाँ पर क्वींस चेयरमैन की लेट वाइफ के बारे में मेमोरियल सर्विस चल रही है और यहाँ पर उसके फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स भी बारी बारी करके आ रहे हैं। और उसके अलावा वो ये भी बताता है कि इस दफा क्वींस फैमिली के एल्डर सन जो कि सीईओ भी हैं और इसके अलावा क्वींस डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, अब वो इन सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे क्योंकि वो पहले हवाई में हुआ करते थे और इसके बाद वो दोबारा इस अपनी फैमिली में वापस आएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग क्वींस फैमिली का किचन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मेमोरियल सर्विस के लिए डिनर तैयार कर रहे थे क्योंकि ये यहाँ का रूल था कि रॉयल फैमिली के सभी आदमी किचन में खाना पकाते हैं जिस दिन मेमोरियल मास होती है। अब किचन में काम करते हुए दो लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री की हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें इस किचन में काम करना पड़ रहा है। और उसी वक्त यहाँ पर हम होंगवू को भी देखते हैं जिसने किचन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से किचन में काम कर रहा था। तो होंगवू यहाँ पर उन्हें कहने लगता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। अब वो लोग साथ में होवुंग के साथ भी बात कर रहे थे और इसके अलावा बहुत खूबसूरती के साथ खाने को प्लेटों में सजाए जा रहे थे। अब उसी वक्त यहाँ पर हालिन का भाई भी आ जाता है जिसके साथ एक नया लड़का भी था और वो उन्हें बताने लगता है कि हाय डियर ब्रदर इन लॉज, और अपने साथ आए हुए लड़के के बारे में बताने लगता है कि ये मिस्टर चुई है जिसकी हाल ही में मेरी कजन के साथ शादी हुई थी और अब ये भी तुम लोगों के साथ काम करेगा क्योंकि ये आज का हमारा रूल है कि मेमोरियल मास वाले दिन घर के सभी दामाद किचन में जाके खाना पकाते हैं। तो होंगवू से कहने लगता है कि तुम्हारा नहीं ख्याल कि ये कोई ओल्ड ट्रेडिशन है कि हमें किचन में काम करना पड़ता है, लेकिन वो बड़े मजे से वहाँ से आके एक कबाब खाना शुरू कर देता है और उसे कहने लगता है नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ओल्ड ट्रेडिशन है बल्कि ये तो एक ऑनर की बात है। तो उसके बाद वो उन्हें बताने लगता है कि इसके बाद अब मैं चर्च जाऊंगा क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि मैं काफी ज्यादा बिजी आदमी हूँ। और हालिन का भाई ये भी कहने लगता है कि मुझे तो ऑयल की स्मेल के साथ ही कुछ होने लगता है, इसीलिए मैं किचन में काम नहीं कर रहा है। तुम लोग अपना काम कंटिन्यू करो, मैं तुम लोग को दोबारा ज्वाइन करूंगा। उसी वक्त एक दूसरा लड़का आके उस नए दामाद को एक एप्रन पहनाता है और उसे कहने लगता है कि क्वींस फैमिली में तुम्हें वेलकम। अब दूसरी तरफ हम लोग हालिन की मदर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा ड्रेस पहनती हैं और अपनी मेड से पूछते हैं कि ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है। तो वो उन्हें कहने लगती है कि आज तक मैंने सिर्फ इस कलर में 2 लोगों को ही देखा है जिन पे ये कलर बहुत ज्यादा सूट करता है। पहले नंबर पे तो आप आती हैं और दूसरे नंबर पर मशहूर फैशन डिजाइनर आती है और वो उसकी बात सुन के काफी खुश हो जाती है। अब उसी वक्त यहाँ पर मिस मो आ जाती हैं और वो उनसे कहने लगती हैं कि तुमने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं पहना जो कि मैंने तुम्हारे कमरे में भेजा था। तो मिस मो हालिन की मदर से कहने लगती है कि मैं अपने कमरे में ही स्टे करूंगी क्योंकि मैं इस मेमोरियल सर्विस पे नहीं आना चाहती। तो उसकी मदर उसे कहने लगती है कि तुम 20 ईयर्स से हमारे साथ रह रही हो, इसीलिए तुम भी हमारी फैमिली का एक मेंबर ही हो, इसलिए तुम्हें इस मेमोरियल सर्विस पे जरूर आना चाहिए और अगर तुम इस सर्विस पे नहीं आई तो लोग इस बारे में काफी ज्यादा बातें करेंगे। तो मिस मो उसे कहने लगती है कि मुझे इस बात का कुछ पता नहीं कि लोग क्या बातें करेंगे, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। अब ये बात सुन के हालिन के ग्रैंडफादर वहां से आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि कौन किसे किस बात के लिए फोर्स कर रहा है। उसी वक्त हालिन की मदर उसे कहने लगती है कि फादर मैं इन्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर रही क्योंकि इसने हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहना और ना ही ये मेमोरियल सर्विस में आना चाहती है। तो उसके ग्रैंडफादर उसे कहने लगते हैं कि क्या आप इस मेमोरियल सर्विस पर नहीं आना चाहती। तो मिस मो कहने लगती है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ ताकि मैं मेमोरियल सर्विस के लिए आ सकूँ।
अब ये बात सुन के हालिन की मदर और बाकी सभी सर्वेंट्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। तो उसी वक्त ग्रैंडफादर उसे स्माइल पास करते हैं और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। और जबकि यहाँ पर हालिन की मदर कहने लगती है कि मुझे ये बात देखकर काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो मेड भी ये कहने लगती है कि आज इनकी वाइफ की मेमोरियल मास है, लेकिन ये दूसरी लड़कियों के साथ इस तरह से फ्लर्ट कर रहे हैं जैसे इन्हें इस बात की कोई फिक्र ही ना हो। तो हालिन की मदर कहने लगती है कि मेरी रियल मदर इन लॉ से गर्लफ्रेंड इन लॉ ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए मुझे इससे हमेशा बच के रहना होगा। अब दूसरी तरफ हम लोगों को मेमोरियल सर्विस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बड़े संजीदा तरीके से तमाम रसूमात को अदा कर रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा कैंडल्स जलाई हुई थी और उसके अलावा यहाँ पर सभी खाना जो कि सारे घर के दामादों ने बनाया था वो बड़े खूबसूरती के साथ वहाँ पर सजाया गया था। अब वो लोग जैसे ही अपनी प्रेयर सेरेमनी को आगे बढ़ाने लगते हैं, अब उसी वक्त यहाँ पर सारी कैंडल्स एकदम से बुझ जाती हैं। तो पता चलता है कि वहाँ पर हालिन की आंटी आ चुकी हैं, यानी कि हालिन के फादर की बहन। ये हालिन की वही वाली आंटी थी जिसको होवोंग कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया था और वो उन्हें ये कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दो क्योंकि मेरी मदर की कल मेमोरियल सर्विस है। अब जैसे ही हालिन के ग्रैंडफादर अपनी बेटी को देखते हैं तो वो उसी वक्त होंगवू को बुलाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये हॉस्पिटल से इतना जल्दी डिस्चार्ज ना हो। तो होंगवू से कहने लगते हैं कि मैंने तो इस बात के लिए सारी डिटेल्स चेक की थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये हॉस्पिटल से इतना जल्दी डिस्चार्ज होकर कैसे बाहर आ गई। और उसी वक्त वो चलते हुए आगे आती है और मेमोरियल सर्विस का ब्लेस्ड वाटर पी जाती है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि माँ, क्या आप जानती हैं कि आपकी इकलौती बेटी को उसके बाप ने जेल में बंद करवा दिया था क्योंकि मैंने आपके हस्बैंड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। और मेरे फादर कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें रंगे हाथे पकड़ूं, लेकिन आज भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी तरह से खड़े हैं और ये लड़की आज भी यहाँ पर मौजूद है जिसने हमारी माँ का कत्ल किया था। अब उसी वक्त हालिन के फादर भी आगे आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आज हमारी माँ की मेमोरियल सर्विस है, प्लीज हम इस बारे में किसी और वक्त बात करेंगे। लेकिन हालिन की आंटी अपने भाई को भी गुस्से से कहने लगती है कि तुम भी इन सब लोगों के साथ ही मिले हुए हो क्योंकि तुम जानते हो कि इसने हमारे माँ को मारा था, उसके बावजूद भी आज तक की औरत अभी तक हमारे घर में मौजूद है। तो हालिन के फादर उसे बताने लगते हैं कि हमारी माँ को हार्ट अटैक हुआ था। तो वो कहने लगती है एग्जैक्टली तुमने ठीक कहा कि हमारी माँ का दिल सिर्फ इसी वजह से बंद हुआ था कि उसने अपने हस्बैंड के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को देख लिया था। अब उसी वक्त वो होंगवू की तरफ देख के भी उसे कहने लगती है कि तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा था कि मुझे जेल से रिहा करवाओ, लेकिन तुमने भी मेरी कोई मदद नहीं की। और उसी वक्त वो हालिन के भाई से कहने लगती है कि आगे आगे रसूमात को शुरू करो क्योंकि आज हम सारे बहुत ज्यादा ड्रिंक करेंगे। और वो सबको चीख चीख के ये कह रही थी कि मेरी माँ बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहा करती थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी। अब उसी वक्त यहाँ पर हालिन की आंटी अपने अंकल के पास जाती है, यानी कि अपनी मदर के भाई के पास जाती है और उन्हें जाके कहने लगती है कि क्या आप जानते हैं कि आपकी बहन किस तरह से मरी। आपकी बहन सिर्फ इसी वजह से मरी क्योंकि उसके हस्बैंड की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आ गई थी और वो भी उसे यही कहने की कोशिश करते हैं कि प्लीज चुप कर जाओ क्योंकि हम सब लोग ही जानते हैं कि वो सिर्फ हार्ट अटैक से मरी थी। और उसी वक्त वो आगे आती है और कहने लगती है कि मेरी माँ की सारी फैमिली पागल हो गई है। ये कहकर वो दोबारा फिर से ब्लेस्ड वाटर पी लेती है। अब दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर होंग को देखते हैं जो कि बाहर से अंदर एंटर हो रहे थे। तो सभी मीडिया वाले लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि फाइनली आप 19 साल के बाद अपनी माँ की मेमोरियल सर्विस में वापस आ ही गए हैं। अब ये सारा सीन उसके फादर यानी कि हालिन के ग्रैंडफादर ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ सीसीटीवी कैमरा में देख रहे थे और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता रहे थे कि ये बास्टर्ड यहाँ पर मुझे मिलने नहीं आया बल्कि ये यहाँ पर सिर्फ फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए आया है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये अपनी माँ की मेमोरियल मास पर आया है। अब ये कहकर वो गुस्से से टीवी बंद कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हमें सारे सन इन लॉ यानी कि सारे दामादों को दिखाया जाता है जो कि आपस में ये बात कर रहे थे कि आज हम लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत करके सारे पैनकेक्स बनाए और इतनी ज्यादा मेहनत से हमने सारा खाना तैयार किया, लेकिन यहाँ के सन इन लॉ होने की वजह से हमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम लोग इस मेमोरियल सर्विस को अटेंड कर सकें क्योंकि ये क्वींस फैमिली के रूल्स के खिलाफ है। और वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि इन्हीं सर्विस की वजह से हम लोग काफी देर से अपने घर भी नहीं जा सके और ना ही हम अपने माँ बाप से मिल चुके हैं। और एक लड़का कहने लगता है कि आज होवोंग के फादर का 61 बर्थडे है, लेकिन वो अपने फादर की बर्थडे पे भी नहीं जा सका क्योंकि उसे ये मेमोरियल मास के लिए खाना बनाना था। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग होंगवू को देखते हैं कि वो अपने एक सीनियर के साथ खड़े हुए थे और वो उसे ये बता रहे थे कि तुम्हारे फैमिली लॉज के मुताबिक तुम्हारे फादर इन लॉ के भाई को उनकी कंपनी में से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि वो काफी सालों के बाद अपनी फैमिली में दोबारा वापस आए हैं और इसीलिए उनको उनकी फैमिली में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो होंगवू उन्हें कहने की कोशिश करता है लेकिन वो इस फैमिली का एक मेंबर तो है ना, और इसके अलावा वो हमारी फैमिली में रहे भी थे। लेकिन उसके सीनियर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें इन बातों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक वो इतने सालों से अपनी फैमिली से दूर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें इस फैमिली में से निकाल देना चाहिए और यही इस रूल्स के मुताबिक है। तो वो देखते हैं कि होंगवू कुछ कहना चाहता है तो वो उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कुछ कह सकते हो। तो होंगवू कुछ कहते कहते रुक जाता है। तो वो होंगवू से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर तुम इन बातों में इंटरफेयर ना करो और ना ही इस बातों के बारे में कोई बात करो, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग होंगवू को एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा हुआ देखते हैं जो कि उसको अपनी सारी सिचुएशन के साथ आगाह कर रहा था कि ना तो मुझे भूख लगती है और ना मेरा कुछ खाने का दिल चाहता है।
बल्कि ज्यादा लोगों के पास बैठा हुआ मैं थोड़ा सफोकेशन फील करता हूँ। तो डॉक्टर उसे कहने लगता है कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा एक्सट्रीम तक पहुंच गया है, क्या तुम मुझे इसकी रीजंस बता सकते हो। तो डॉक्टर उसके पेपर्स देख रहा था और उसे कहने लगता है कि तुमने अपने बारे में ये भी कहा है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस हो और स्ट्रेस में से निकलने के लिए तुम्हें अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए। तो होंगवू से बताने लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ रहता हूँ और इसके अलावा मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ के साथ भी रहता हूँ और इसके अलावा वहाँ पर मेरी एक आंटी इन लॉ भी हैं और हमारे घर में मेरा ब्रदर इन लॉ भी और उसकी सारी फैमिली भी है और इसके अलावा हम लोग सब एक ही घर में रहते हैं। तो डॉक्टर उसे कहने लगता है कि आजकल के जमाने में एक ही घर में रहना तुम्हारे लिए काफी बड़ी ब्लेसिंग है। तो होंगवू उसे बताने लगता है कि हम लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है, हमें 9 बजे मीटिंग रूम में मौजूद होना होता है और इसके अलावा सारी फैमिली एक साथ ही खाना खाती है और हमें हर एक काम एक दूसरे के सामने ही करना होता है। मेरे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं होता, मैं एक मशीन की तरह सारा टाइम काम करता हूँ। हमारी फैमिली में एक मेमोरियल मास हुई थी जिसमें सभी मर्दों को खाना पकाना था और वो मर्द सिर्फ क्वींस फैमिली के दामाद थे क्योंकि उनके अपने घर के बेटे काम नहीं कर सकते इसलिए कि उन्हें ऑयल से एलर्जी है। तो डॉक्टर उसे कहने लगते हैं इसका मतलब तो ये कि तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहते हो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम जॉब करते हो। तो वो उसे बताने लगता है कि मैं जॉब करता हूँ। तो डॉक्टर पूछने लगते हैं कि तुम क्या जॉब करते हो और कहाँ जॉब करते हो। तो होजून उसे बताने लगता है कि मेरी वाइफ मेरी बॉस है और उसके फादर उसके बॉस है और उसके ग्रैंडफादर उनके भी बॉस है और ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है जिसमें वो सभी लोग एक दूसरे के बॉस हैं और मैं उस फैमिली का अकेला अटॉर्नी हूँ जो कि उनके सारे अफेयर्स को, लीगल अफेयर्स को मैं ही मैनेज करता हूँ। तो डॉक्टर उसे कहने लगते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें सिर्फ इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से निजात चाहिए, इसमें डाइवोर्स की क्या वजह बनती है। तो होंगवू से बताने लगता है कि मैं अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहता हूँ क्योंकि वो भी इन सब में बहुत ज्यादा बिजी रहती है और उसे मेरी कोई परवाह नहीं और मेरी वाइफ एक सेल्फिश खातून है जो कि इन सारे कामों में लगी रहती है और वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। अब उसी वक्त वो फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर वो अपने सामने हालिन को देखता है जो कि उससे कह रही थी कि मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी और हमेशा मैं तुम्हें इसी तरह से प्यार करूंगी। तो वोंगजू से कहने लगता है कि इस सब में से निकलने का बस डाइवोर्स ही एक हल है। उसके बाद डॉक्टर उसे बाहर छोड़ने के लिए आते हैं और उसे गले मिलते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं जिस तरह से भी हो सका तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने जा रहे हो इसीलिए तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अब उसको बाहर भेज देने के बाद यहाँ पर डॉक्टर आके अपने कैबिन में अकेले खड़े होते हैं और अपने वाइफ को कॉल करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर आज तक मैंने तुम्हें कभी भी किसी बात में हर्ट किया है तो मैं उन सारी बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और आइंदा के बाद हम दोनों हैप्पीली कपल बन के रहेंगे। अब दूसरी तरफ हम लोग स्पा मैनेजर को देखते हैं जो कि एक लेडी के साथ जाए जा रही थी और वो उसे ये बता रही थी कि होंगवू और उसकी वाइफ के दरमियान में काफी ज्यादा बुरी तरह से फाइटिंग चल रही है। मिस होंग जो कि क्वींस कंपनी की सीईओ है वो बहुत जल्दी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर देंगी क्योंकि उनके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे। तो उनके साथ खड़ी हुई लेडी उनसे कहने लगती है कि आपको इन सारी बातों का कैसे पता चला। तो वो उन्हें कहने लगती है कि ये सब कुछ मैंने ब्लाइंडली ऑब्जर्व किया है और वो स्पा मैनेजर उसे ये भी कहने लगती है कि जैसे ही वो उसको डाइवोर्स दे देंगे तो होंगवू को मैं अपनी बेटी के साथ सेट कर दूंगी और उसके बाद देखना मैं होंगवू की अपनी बेटी के साथ शादी करवाऊंगी। तो वो दूसरी लेडी उसे कहने लगती है लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो उसे कहने लगती है कि तुम देख लेना मैं सारा कुछ बहुत इजीली कर लूंगी। अब वो दोनों बातें करते करते लिफ्ट के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं तो सामने से हालिन आ जाती है और स्पा मैनेजर काफी वार्मली हालिन को हाय बोलती है लेकिन हालिन उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती और वहां से गुजर जाती है। तो वो हालिन के पीछे भागती है और उसे आवाज लगाती है कि मिस होंग आप कैसी हैं? आज आपकी मदर की मेरे स्पा पर अपॉइंटमेंट है और उनकी सारी ब्यूटी केयर आज मैं करने वाली हूँ, लेकिन आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा डल हो रही है, आप भी अपनी मदर के साथ आ जाए और मैं आपकी भी ब्यूटी केयर कर दूंगी। तो हालिन उसे कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं कर रही और मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए मुझे आपके स्पा पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो उसके शोल्डर पे हाथ मार के बड़े फ्रैंक मैनर में उसे कहने लगती है कि इतना ज़्यादा बनो नहीं, तुम्हें ज़रूरत है लेकिन तुम सबके सामने बताना नहीं चाह रही। तो अब हालिन उसकी बात सुन के उसकी काफ़ी इंसल्ट कर देती है और उसे कहने लगती है कि मेरे साथ इतना फ्रैंक होने की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे तुम्हारे स्पा में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर हालिन वहाँ से चली जाती है। अब स्पा की मैनेजर के साथ खड़ी हुई लेडी उसके साथ तंजिया हंसने लगती है और उसे कहने लगती है तुम तो कह रही थी कि तुम चुटकियों में इसकी डाइवोर्स करवा सकती हो, लेकिन इसने तो तुम्हें बाव भी नहीं करवाया। तो स्पा मैनेजर उसे कहने लगती है कि इन लोगों का रिलेशनशिप तो मैं ऐसे तुड़वाऊंगी कि तुम देखती ही रह जाओगी। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हम स्पा मैनेजर को देखते हैं जो कि वहाँ पर होंगवू के साथ बैठी हुई थी और उसे अपने केस के बारे में बता रही थी और वो उसे बताने लगती है कि मेरी एक भतीजी है जिसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दी है, इसके अलावा उसका कोई बच्चा भी नहीं और उसके हस्बैंड की काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है लेकिन वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती। तो होवोंग उसे कहने लगता है कि इस सिलसिले में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं कोई और लॉयर आपको सजेस्ट कर देता हूँ जो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन मिसेस चो उसे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरी हेल्प करें क्योंकि आपका केस भी तो बिल्कुल सेम है। तो वो उसे कहने लगता है कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो वो उसे ये बताने लगती है कि मिस होंग यानी कि हालिन ने आपके साथ शादी करने से पहले एक स्टेटमेंट साइन की थी और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी को आप क्लेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनके हस्बैंड हैं।
अब ये बात सुन के होवुंग के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और वो उसे मजीद भी बताने लगती है कि ये अमीर लोग अपनी प्रॉपर्टी में से कभी भी किसी को कोई हिस्सा नहीं देते और ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी इनका पार्टनर हो उनको इनके फैमिली बिजनेस में से और इनके फैमिली प्रॉफिट में से कभी भी कुछ ना मिले, इसीलिए उन्होंने शादी से पहले बकायदा एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब होंगवू यहाँ पर सिर्फ शॉक्ड रहता है और उसकी किसी भी बात का कोई आंसर नहीं करता, जबकि वो मुसलसल बोले ही जा रही थी। तो स्पा मैनेजर उसे और भी बताने लगती है कि उन्हें हस्बैंड नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें तो सिर्फ एक स्लेव चाहिए था जो कि एक पढ़ा लिखा स्लेव हो और साथ में उनके अटॉर्नी के मामलात को भी संभाल सके। और आपकी सूरत में तो उन्हें एक पढ़ा लिखा स्लेव मिल गया था। और क्या अभी भी आपको ये लगता है कि आपकी शादी सेंचुरी की सबसे बेस्ट शादी है? अब यहाँ पर वो एकदम से उसे कहने लगता है कि बस बहुत हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग हालिन को देखते हैं जो कि होंगवू को मुसलसल कॉल किए जा रही थी, लेकिन वो उसकी कॉल का कोई आंसर नहीं करता। तो वो दोनों आपस में लिफ्ट में मिलते हैं। तो हालिन उसे कहने लगती है कि तुम काफी देर से मेरी कॉल का आंसर नहीं कर रहे, मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल्स कर रही हूँ, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। तो हालिन उसे कहने लगती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हमने कहीं जाना है, लेकिन वो उसे कहने लगता है कि अब से लेके हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो लिफ्ट में अकेला ही कहीं चला जाता है और उसके बाद वो ड्राइव करता करता अपने गाँव चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग होंगवू के फादर को देखते हैं जिनका ट्रक वहाँ पर खेतों में फंसा हुआ था और वो अपने साथ एक एम्प्लॉय के साथ खड़े काफी देर से बातें किए जा रहे थे और वो उसे खेतों के बारे में मुफीद मशवरे दे रहे थे और उसे ये भी बता रहे थे कि हमारी खेतों में अच्छी फसल के लिए हमें ये वाला बीज इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि वो लड़का काफी अच्छे तरीके से उनकी बातें सुने जा रहा था। अब ये बातों का सिलसिला तो यहाँ पर काफी देर से चल रहा था। उसी वक्त वहाँ पर हावोंग की मदर आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को गुस्से से डांटते हुए कहने लगती है कि आपका ट्रैक्टर आज भी यहाँ पर फंस चुका है और आप में इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप अपने ट्रैक्टर को यहाँ से अकेले निकाल सकें। कौन आपको एक स्ट्रॉन्ग मर्द कहेगा? और इसके अलावा ये भी कि आप एक खेतों में काम करने वाले आदमी हैं। उसी वक्त वो जल्दी से उसकी स्टेपनी चेंज करती है और उस ट्रैक्टर को जल्दी से बहुत पावर के साथ वहाँ से बाहर निकाल देती है और उसके बाद वो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है और उसके हस्बैंड भी उसके ट्रैक्टर में पीछे ही सवार हो जाते हैं। और होवुंग की मदर काफी फोकस्ड होकर ट्रैक्टर चलाई जा रही थी, लेकिन उसके फादर गांव के लोगों से यहाँ वहाँ बातें किए जा रहे थे। अब वो दोनों ट्रैक्टर चलाते चलाते मेन रोड पर आ चुके थे। तो वो अपने हस्बैंड के साथ लड़े जा रही थी कि तुम क्या फजूल में सभी फार्मर्स को बुलाने के चक्करों में हमेशा वक्त जाया करते रहते हो। तो उसका हस्बैंड उसे ये बता रहा था कि ये कोई आम फार्मर नहीं बल्कि ये इलेक्शन के टाइम मेरी बड़ी मदद करेंगे। तो क्योंकि होने तो उसे हक किया हुआ था, तो एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमें कभी भी वोटर्स की जरूरत पड़े तो हमें अपने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। और उसे कहते हैं कि क्या कह रही है कि मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें अपने खेतों की और अपने घर की परवाह करनी चाहिए। ये कहते कहते वो अचानक के ब्रेक लगा देती है क्योंकि वो अपने सामने होंगवू की गाड़ी देख लेती है और वो दोनों भाग के अपने बेटे के पास जाते हैं। उसी वक्त उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि हालिन तुम्हारे साथ नहीं आई। तो जबकि उसकी मदर अपने बेटे को देखते ही उसे कहने लगती है कि क्या तुमने खाना खाया है? फिर वो उसे घर लेके जाती है और यहाँ पर हम होंगवू को देखते हैं जो कि पेट भर के खाना खाना शुरू कर देता है और वो खाना इस तरह से खा रहा था कि जैसे उसने कई दिनों से ठीक से खाना ना खाया हो। तो उसकी मदर भी उसे बड़े प्यार से सभी खाना देती है और गाँव का अच्छा हेल्दी खाना खा के वो काफी अच्छा और रिलैक्स फील कर रहा था। अब उसी वक्त यहाँ पर हमें क्वींस लोन दिखाया जाता है जहाँ मेरे साथ की बहन काम कर रही थी और ये सैलून में फ्लैशबैक गाँव में ही दिखाया जाते हैं जहाँ पर हम जैसे ही होंगवू के सिस्टर को पता चलता है कि होंगवू गाँव आया है तो वो फौरन से सैलून से अपने घर जाती है और उसको डांटने लगती है कि तुम डैड की 61वीं एनिवर्सरी पे क्यों नहीं आए थे। कि जिस दिन होंगवू ने उसे कहा था कि मुझे जबकि उसका मिलना और वो उसे मिलने के लिए यही बातें कहे जा रहे थे कि तुम्हें बर्थडे पार्टी पे आना चाहिए था, तुम्हें अपने डैड की थोड़ी जाना था होनी चाहिए। लेकिन जब वो उसे मिलने के लिए यहाँ पर उन्हें कहने लगता है कि मैं हालिन को डाइवोर्स कर रहा हूँ। तो हालिन खबर को बताते तो सारे फैमिली मेंबर एकदम से शॉक रह जाते हैं, जबकि उसके फादर कहने लगते हैं कि क्या तुमने कोई और लड़की पसंद कर ली है? तो उसकी मदर कहने लगती है कि क्या बात है तुम्हें मैं बताऊं बड़ा माइनर। और उसकी बहन कहने लगती है कि सिर्फ एक बर्थडे पार्टी में ना आने की वजह से तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर रहे हो। डॉक्टर कहते हैं वहाँ पर बैठे सभी लोग उसको अपने अपने मशवरे देने लगते हैं, लेकिन वो सब लोगों से कहता है कि मैं बस हालिन के साथ नहीं रहना चाहता। और उसके फादर सीन में हालिन को ये समझाने लगते हैं कि शादीशुदा रिलेशनशिप में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, मुझे और तुम्हारी माँ को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं? जानता है इसलिए एकदम गुस्से से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो वो उसे ये कहने लगते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। इसी तरह से वो उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों के इतने समझाने के बावजूद भी होंगवू उन्हें कहने लगता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नींद आ जाएगी? बहन के पास बैठा हुआ तो उसकी बहन उसे कहने लगती है कि तुम इतने कामयाब आदमी हो, जबकि मुझे देखो कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी कमरे में जाकर कर पाई। तो होंगवू भी उसे कहने लगता है कि ये तुमने कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया, बल्कि तुम्हारी अटेंडेंस पास आके नहीं क्यों नहीं तुम स्टडीज में इतनी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए तुमने अपनी
ग्रेजुएशन कंप्लीट मुझे हालिन से छुटकारा पाने के लिए उसका डाइवोर्स उसको ये बात समझाने की कोशिश करता है कि तुम क्वींस फैमिली के दामाद हो, इसलिए हमारे ये टाउन में बहुत ज्यादा बदनामी की बात हो जाएगी कि तुम अपनी बीवी से डाइवोर्स ले रहे हो। तो कभी ये क्योंकि जिंदगी में खुशी मिलती नहीं बल्कि जिंदगी में खुशी हासिल करनी पड़ती है, इसीलिए जैसे कैसे भी करके तुम्हें इस शादी को कंटिन्यू करना चाहिए। अब वो यहाँ पर इन लोगों की भी काफी ज्यादा बातें सुनता है और उनके साथ ड्रिंक भी करता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो वो उसे पीछे से आवाज लगाते हैं कि तुम कम से कम रात तो यहाँ पर स्टे करो, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है और उसे कहने लगती है कि यहाँ पर गाड़ी में आके भी काफी देर सोचता है। उसके बाद अपने घर में जाता है और जैसे ही अपना प्रिंटर खोलता है कि नहीं डाइवोर्स पेपर्स निकालता है और सीधा हालिन के रूम में चला जाता है। दोनों और हालिन से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई जरूरी बात करनी है। तो हालिन कहने लगती है कि मैंने भी कोई जरूरी बात करनी है। तो वो अपना पेपर पीछे छुपा लेता है और उसे कहने लगता है कि पहले तुम बोलो। तो हालिन उसे कहने लगती है कि आज मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आई। तो मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, इसीलिए मुझे किसी ने कहा था कि अगर मैं 1 और उसे कहने लगता है लेकिन ये क्या हुआ। तो हालिन उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे सच कह रही हूँ, चलते चलते ये नहीं चाहती कि लोगों में मेरी बीमारी को लेकर पीछे छुपा लेता है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम भी कुछ कहना चाहते थे, वैसे भी लेकिन वो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। हॉस्पिटल में उसे कहने लगता है मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैंने आज तक तुम्हें जितना भी तंग किया है उन सब बातों के लिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूं, इसलिए मैं इस बात का तुम्हारे पास 3 महीने रह गए हैं, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और रोना शुरू कर देता है। अब ये देखते हुए तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक देखते हैं जो कि उसके बाद में दोबारा जा रहा था। उनके वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ परेशान लग रहा था। तो दाई से पूछने लगती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। देखते हैं कि उसका कैमरामैन उसे कहने लगता है कि फ्यूचर वाली हालिन के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाया और कहने लगता है कि हालिन तुम्हारा एक बच्चा है या तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मेरे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इतना जरूरी है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा, बल्कि हमेशा मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। अब यहाँ पर हालिन का कैमरामैन भी उसे कहता है कि फ्यूचर वाले होंगू के लिए कुछ बोलो। तो वो उसे कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर वाला होंगू हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो मुझे उसके लिए कुछ बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं उसे ये जरूर कहूंगी कि अगर तुम 10 साल के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसे क्यों देख रहे हो। मेरा ख्याल है कि तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो, इसलिए इस वीडियो को बंद करो और अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल आदमी बन चुके होगे और एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे होगे। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा खुश रहो और अपना ख्याल रखो। और उनकी डांट सुनने की वजह से उसे पैनिक अटैक आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग सोचून को देखते हैं कि वो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था और उसके केयर के लिए उसकी मदर और उसके साथ उनकी सर्वेंट भी वहाँ पर मौजूद थी। तो उसकी मदर उसे कहने लगती है कि ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम पे इतना ज्यादा चिल्लाए कि तुम्हें पैनिक अटैक आ गया। तो वो उसे बताने लगता है कि ये सब होंगवू की वजह से हुआ है। अब दूसरी तरफ हम लोग होंगवू और हालिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास बैठे हुए थे और होंगवू डॉक्टर से सारी डिटेल में बात पूछ रहा था कि क्या आप मुझे हालिन के बारे में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इसे क्या हुआ है और इसके पास कितना टाइम बचा है। तो हालिन कहने लगती है कि मुझे इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करनी, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो होंगवू उसे वहाँ बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो उसे वहाँ पर ही छोड़ के बाहर आ जाती है और बाहर आती है तो बाहर एक लड़की को व्हीलचेयर पे देखती है। तो कहने लगती है कि वो व्हीलचेयर पे बैठी हुई कितनी फनी लग रही है। अब दूसरी तरफ होंगवू डॉक्टर के पास अकेला बैठा हुआ था और हालिन की सिचुएशन के बारे में डॉक्टर से डिटेल से बात कर रहा था। और यहाँ पर हालिन जैसे ही बाहर आती है तो उसकी मदर उसके सामने आ जाती है और उसे कहने लगती है कि होंगवू कहाँ पर है, इतनी देर से वो मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। तो हालिन उन्हें कहने लगती है लेकिन बात क्या हुई है। तो उसकी मदर उसे बताने लगती है कि तुम्हारे भाई ने कारपोरेशन कंपनी में 8 मिलियन का नुकसान किया है। इस बात के बारे में होंगवू को पता था और अगर वो चाहता तो इस बात के बारे में ग्रैंडपा को ना बता सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया और उसने उसके राज के बारे में बता दिया है। तो हालिन की मदर कहने लगती है कि क्या इसमें तुम्हारा भी हाथ है। तो हालिन कहने लगती है कि नहीं, मेरे पास इन सब बकवास कामों के लिए कोई टाइम नहीं, बल्कि इसके अलावा मेरे पास एक और भी बहुत बड़ी सैड न्यूज है। तो उसकी मदर उसे कहने लगती है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई को पैनिक अटैक आ गया था। तो हालिन कहने लगती है कि आपको अभी भी मेरे भाई की फिक्र है और आपने ये नहीं सुना कि मैंने अभी आपके से क्या बोला है। तो हालिन की मदर उसे कहने लगती है तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम बन गई है, तुम एक बड़ी लड़की हो और अपने प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सकती हो, लेकिन भाई तुम्हारा अभी छोटा है और अभी उसे बिजनेस की भी इतनी ज्यादा समझ नहीं है। अब हालिन जैसे ही नोट करती है कि उसकी मदर उसके भाई की ज्यादा केयर कर रही है तो वो अपनी मदर से कहने लगती है कि आप यहाँ से जा सकती हैं क्योंकि ये मेरा ऑफिस है और मैं इन सारे मामलात को खुद देख लूंगी और होंगवू के साथ भी मैं खुद बात करूंगी, लेकिन अगर आप यहाँ से ना गई तो मैं सोंगचू को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगी, तब तक मारूंगी जब तक कि मैं मर नहीं जाती। अब दूसरी तरफ हम लोग होंगवू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो अपने दोस्त से कह रहा था कि अब मैं हालिन को बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो उसका दोस्त उसकी बात सुन के काफी शॉक्ड होता है और उसे कहने लगता है कि पहले तो तुम रो रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे और बुरी तरह से कह रहे थे कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन अब अचानक तुम्हें क्या हो गया। तो होंगवू से कहने लगता है कि डाइवोर्स देना अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसका फ्रेंड उसे काफी ज्यादा फोर्स करने लगता है तो वो उसे पेपर के ऊपर एक पता लिख के देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर आना तो मैं तुम्हें सारी बात डिटेल से बताऊंगा।
अब अगले ही सीन में वो दोनों एक शांत जगह पर खड़े थे जहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो अपने दोस्त को वो सारी बात बता देता है कि हालिन के साथ क्या हुआ है। तो उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें किस तरह से तसल्ली दूं। लेकिन चलो, तुम्हारे लिए अच्छा हो गया कि उसके मरने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर उसने कोई विल ना लिखी हो। तो यहाँ पर होंगवू से बताने लगता है कि नहीं, वो अपनी विल ऑलरेडी लिख चुकी है जिसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता। तो होंगवू का फ्रेंड उसे एडवाइस करने लगता है कि चलो फिर ऐसा करो कि तुम 3 महीने हालिन के साथ बहुत ज्यादा प्यार करो। इस तरह से हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा जरूर दे दे। अगले ही लम्हे होंगवू काम पे लग जाता है और हालिन के ऑफिस पहुंच जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके लेके उसके सामने आ जाता है। तो हालिन उसे कहने लगती है कि ये किस लिए लेके आए हो। तो वो उसे कहने लगता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। जब हमारी शादी को 1 साल हुआ था तब भी मैंने सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन तुम नाराज हो गई थी। और जब 2 साल हुए थे तो तब भी तुम मुझसे नाराज थी। लेकिन आज के दिन मैंने ये मौका अच्छा पाया और आज इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बुके लेके आया हूँ। अब उसकी बात सुन के हालिन खामोश हो जाती है। तो वो बुके उसके पास रखता है और वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम लोग स्पा मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने एक एम्प्लॉय से सारी इन्फॉर्मेशन ले रही है। तो उसे बता रही थी कि क्या होंगवू और हालिन की डाइवोर्स होने वाली है। तो वो एम्प्लॉयर से बताने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि सीन बिल्कुल उल्टा जा रहा है क्योंकि अब होंगवू ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया है। अब नेक्स्ट सीन हम उन दोनों के घर का देखते हैं जहाँ पर होंगवू खाना खाने के लिए जैसे ही रूम में आता है तो हालिन अपनी चेयर पे बैठ के ऑलरेडी खाना खा रही थी जो कि उससे काफी दूर थी। तो वो अपना खाना उठाता है और उसके पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि पहले हमेशा हम दूर दूर बैठ के खाना खाते थे, लेकिन आज से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे पास बैठकर ही खाना खाऊंगा। अब ये देख के घर की सारी मेड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि ये दोनों आपस में इतना ज्यादा प्यार करना कैसे शुरू हो गए हैं। अब नेक्स्ट सीन हम लोगों को ऑफिस मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी और होंगवू उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा था और उसके सभी फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। अब मीटिंग के दौरान यहाँ पर अचानक से हालिन को खांसी स्टार्ट होती है। तो होंगवू वहाँ पर प्रेजेंटेशन छोड़ के फौरन से उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। अब वहाँ पर बैठे हुए दादा जान और सभी फैमिली के मेंबर इस बात को काफी अच्छे से नोट करते हैं और उसके बाद उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करोगे, जबकि हालिन उसे कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अगले ही लम्हे हम लोग हालिन को देखते हैं कि वो ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी और वहाँ पर काफी सर्दी हो रही थी। तो होंगवू अपना कोट उतारता है और उसे दे देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ भी काफी ठंडे हो रहे हैं और उसके हाथ पकड़ के अपनी पॉकेट्स में डाल देता है और वहाँ पर खड़ी हुई मेड से पूछने लगता है कि गाड़ी कब तक आएगी। तो वो उसे कहने लगती है कि गाड़ी बस आ रही है, क्या हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। तो वो उसे बताने लगता है कि नहीं, हमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही वो दोनों गाड़ी में आके बैठते हैं तो हालिन उसे कहने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, क्या तुम कोई एक्टिंग कर रहे हो। तो होंगवू कहने लगता है कि मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें सिर्फ प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन हमें होंगवू के विलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसकी सिस्टर के सैलून को देखते हैं कि वो वहाँ पर काम कर रही थी। उसी वक्त वहाँ पर आई हुई कुछ एम्प्लॉयज उससे बात करने लगते हैं कि होंगवू कैसा जा रहा है। तो वो बताने लगती है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो काफी ज्यादा बिजी होता है। तो वो कहने लगे इतना भी क्या बिजी कि अपने फादर की बर्थडे पे भी नहीं आ सका। अब उनकी बात सुन के वो पहले तो थोड़ा सा शर्मिंदा होती है, लेकिन फिर कहने लगती है कि मेरा भाई क्वींस ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ रहता है, इसलिए उसके पास काफी ज्यादा काम होता है। अब अगले ही लम्हे वो सभी फैमिली मेंबर आपस में बाहर खेतों में बैठे हुए थे और साथ में वो होंगवू के बारे में बात कर रहे थे। तो होंगवू की सिस्टर कहने लगती है कि हमारे खानदान में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने किसी से डाइवोर्स ली हो। तो उसकी मदर कहने लगती है कि मैंने उसकी शक्ल पर बहुत ज्यादा परेशानी देखी है, इसलिए यही बात बेहतर होगी कि वो दोनों आपस में डाइवोर्स ले लें। अब नेक्स्ट सीन हमें हालिन की फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही ग्रैंड फैमिली डिनर चल रहा था। तो हालिन अपने दादा जान के बारे में पूछती है कि आज दादा जान टेबल पर नहीं आए। तो वो लोग उन्हें बताने लगते हैं कि कल उनका मेडिकल चेकअप है, इसीलिए आज सारा दिन वो फास्टिंग पर रहेंगे। अब यहाँ पर हालिन की मदर अपनी बेटी से कहने लगती है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट स्टोर मेरी जमीन के ऊपर बना हुआ है, इसलिए मैं तुम पे केस करने जा रही हूँ। अब उनकी बात सुन के हालिन काफी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो उन्हें कहने लगती है कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी तो इस बात की सेटलमेंट हमारे दरमियान में पहले हो चुकी थी। तो हालिन की मदर कहने लगती है कि पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे उस जमीन की जरूरत है। तो हालिन कहने लगती है कि ठीक है, मैं उस जमीन को बर्बाद कर दूंगी। अब हालिन के फादर इस बात की कोई भी परवाह किए बगैर उसे कहने लगते हैं कि सोजू उनकी कंपनी में काफी ज्यादा हेल्प की जरूरत है, इसलिए तुम उसके साथ काम करोगी। तो हालिन एकदम उठ के खड़ी हो जाती है और अपने फैमिली मेंबर से कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या आप लोग मुझे बैक स्टेप करने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले कि उसकी मदर कोई बात करती वहाँ पर होंगवू खड़ा हो जाता है। तो उसकी मदर उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बात के दरमियान में बोला। तो होंगवू कहने लगता है कि इस बात के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन अभी हालिन की तबीयत ठीक नहीं कि वो बिजनेस के मामलात में आपसे बात कर सके। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से बाहर ले आता है।
तो होंगवू उसे लिफ्ट में लेके आता है और उसे आते ही कहने लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए। तो हालिन उसे कहने लगती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम सब लोगों के सामने इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तुम जिस तरह पहले बिहेव किया करते थे सेम वैसा ही बिहेव करो। ये कहकर वो वहाँ से पहले चली जाती है। अब अगले ही सीन में यहाँ पर हम होंगवू को देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था और वो अपने दोस्त से कह रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने सालों से हम लोग अलग थे और एक दूसरे से नफरत करते थे, और अब ये कैसे हो सकता है कि मैं सारा कुछ भूल भाल के उससे दोबारा फिर से मोहब्बत शुरू कर दूं। तो उसका दोस्त उसे याद करवाने लगता है कि याद करो तुम मुझसे कितनी मोहब्बत किया करते थे, और याद करो अपने पेरेंट्स के लाख मना करने के बावजूद भी तुमने जिद करके हालिन के साथ शादी की थी, और उस दिन को याद करो जिस दिन हेलीकॉप्टर में तुम्हें हालिन मिलने के लिए आई थी। तो होंगवू उसे कहने लगता है कि वो सब पुरानी बातें थी और पहले की बात थी, लेकिन अब मैं उससे दोबारा फिर से मोहब्बत नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम मिस चू को देखते हैं जो कि क्वींस फैमिली की बड़ी बेटी थी और रिसेंटली ही हॉस्पिटल से छूट के वापस घर आई थी। फौरन से चर्च में आ जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके तीसरे नंबर वाले शोहर का निकाह चल रहा था, और उसकी बीवी उसको देख के फौरन से डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हारी बीवी अभी तक जिंदा है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो मर चुकी है। अब यहाँ पर चू जैसे ही अपने हस्बैंड के पास आती है तो उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं जेल से छूट के कभी नहीं आऊंगी और ना ही कभी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल पाऊंगी, लेकिन अब तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये कहकर वो उस पर बुरी तरह से चीखने लगती है और चर्च में पड़ा हुआ बड़ा सा गमला उठा के उसके सर पे दे मारने लगती है। इससे पहले कि वो गमला उसे लगता वहाँ पर होंगजू आ जाता है। तो होंगवू अपनी आंटी इन लॉ को समझाने लगता है कि आंटी आप इस तरह से नहीं कर सकती, अगर आपने चर्च में मारपीट करना शुरू कर दी तो आपको दोबारा फिर से जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो वो उसे कहने लगती है कि मैंने कोई मारपीट नहीं की, बल्कि मारना पीटना तो उसको चाहिए जबकि उसने मुझे धोखा दिया है और मेरे होते हुए वो दूसरा निकाह करने जा रहा है। तो उसकी आंटी उसे कहने लगती है इसीलिए मैंने कोई भी बड़ा क्राइम नहीं किया, और अगर मैंने कर भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पैसे दे दिला के हर एक का मुंह बंद करवा सकते हैं। तो होंगवू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे कहने लगता है कि अब आपको घर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब अगले ही लम्हे हम लोग मिस चू को देखते हैं जो कि अपने बेड में लेटी हुई सो रही थी। तो उनके फादर उनके पास आके उन्हें कहती हैं कि तुमने काफी देर से खाना नहीं खाया तो नीचे डाइनिंग रूम में आके खाना खा लो। तो वो अपने फादर से कहने लगती है कि आपने तो आज तक कभी भी मेरी परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा अपनी नई बीवी के चक्रों में पड़े रहे हैं, तो अब आप मेरी परवाह क्यों करेंगे? और क्या आप इस बात को भी भूल गए कि आपकी वजह से मुझे जेल में जाना पड़ा और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा? तो उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि तुमने एक इनोसेंट इंसान की बहुत ज्यादा पिटाई की थी, इस वजह से पनिश के तौर पर तुम्हें जेल जाना पड़ा। तो वो कहने लगती है आपके कहने का मतलब है कि मोह यहाँ पर इनोसेंट पर्सन है जिसकी वजह से मेरी माँ मर चुकी है और मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया था। तो उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी फैमिली में नहीं हुई और ना ही वो हमारी कोई फैमिली मेंबर है, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है और हमेशा मेरे साथ रहती है। तो वो अपने फादर पे भी जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे कुछ सुनना है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग ग्रैंडपा चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए चेस खेल रहे थे, और वो उसे कह रहे थे कि पता नहीं मेरी बेटी चू कब बड़ी होगी, 50 साल की तो वो हो गई है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें कहने लगती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और इसी तरह वो खेलते खेलते चेस में जीत जाती है। तो वो कहने लगती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी बल्कि वक्त आने पर बताऊंगी। अब दूसरी तरफ हम लोग को हालिन के पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों खुले आसमान के नीचे खड़े थे और वहाँ पर वो दोनों एक टूटे हुए तारे को देखते हैं। तो हालिन के फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें टूटे हुए तारे देख के विश करना कितना ज्यादा अच्छा लगता था। तो हालिन की मदर कहने लगती है कि हाँ वो सब पुरानी बातें थी, लेकिन अब मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो हालिन के फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम हालिन के साथ इतना बुरा बर्ताव ना करो और ना ही उसके साथ गुस्से से बात किया करो, क्योंकि वो जो हादसा इतने सालों पहले हुआ था वो अब गुजर चुका है और तुम्हें उस अब हादसे को भूल जाना चाहिए। तो उसकी मदर कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए वो हादसा बहुत पहले की लिए वो कल की बात है। अपने हस्बैंड से ये सारी बातें करके हालिन की मदर अंदर रूम में चली जाती हैं। अब वो दोनों ही यहाँ पर इस बात से अनजान थे कि हालिन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग होंगवू को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ लैपटॉप यूज कर रहा था। उसी वक्त वो घड़ी की तरफ देखता है कि हालिन अभी तक बेडरूम में सोने के लिए नहीं आई, और साथ ही साथ उसको डॉक्टर के साथ किए हुई सारी बातें भी याद आती हैं कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि हालिन 3 महीने के अंदर मर जाएगी, लेकिन चमत्कार भी होते हैं और ऐसे मौजज़ात होते हैं जिसमें पेशेंट थे। और एक आदमी के बारे में तो बिल्कुल ऐसा लिखा था कि उसको भी डॉक्टर ने ये कहा था कि वो 3 माह के बाद मर जाएगा, लेकिन वो 30 साल तक जिंदा रहा। अब उसी वक्त वहां पर हालिन आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोल के देखती है तो वहां उसकी नजर लैपटॉप के ऊपर पड़ती है और लैपटॉप के ऊपर खुला हुआ आर्टिकल पढ़ लेती है जिसके ऊपर एक ब्रेन ट्यूमर वाले लड़के के बारे में लिखा हुआ था कि डॉक्टर ने उसे 3 महीने का बोला था लेकिन वो 30 साल तक जिंदा रहा था। वो आर्टिकल पढ़ ही रही होती है कि होंगवू की आंख खुल जाती है। हालिन उसे कहने लगती है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम ये सब करने की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अब मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि तुम मुझे पूरे दिल से प्यार करते हो।
नहीं जाऊंगी। यकीनन कोई ना कोई तो लेटेस्ट मेडिसिन जरूर आई होगी, इसीलिए मैं अपना इलाज करवाऊंगी। अब ये क्या चली जाती है, जब को होंग वो तो कुछ सोचे बगैर ही वहां पर नीचे जमीन पे बैठ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में को दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ उसे ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि कोरिया कर रहा है, इसीलिए तुम्हें उसे मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें बहुत बड़ी बिजनेस चलता है तो हाइना होता है। तो हाइना दोनों ही शीना ब्रांड कि क्या तुम मिस्टर हरमन को भी जान के लिए आई हो, आसपास भी नजर दो